Greetings to all viewers and my students. I welcome you to my channel PPS e-learning. Today I am going to explain the first poem of the book Hornbill of class 11th CBSE. The name of the poem is A Photograph, composed by Shirley Toulson. Before the explanation of the poem, I will tell you about the poet and setting of the poem. Let's know about the poet Shirley Toulson. Shirley Toulson is an English poetess. Shirley Toulson एक इंग्लिश कवित्री हैं. She was born on 20th May 1924 in Henley on Thames, England. इनका जन्म 20 मई को 1924 में हुआ. Henley on Thames. Thames क्या है? The largest river in England flows eastward through London. Thames जो है वो इंग्लैंड की सबसे लंबी नदी है जो ईस्ट डायरेक्शन से होते हुए लंदन में बहती है. तो इनका थेम्स नदी के किनारे जो हेनले प्लेस है वहाँ पे इनका बर्थ हुआ था. हाउएवर शी हैज़ स्पेंट मोस्ट ऑफ हर लाइफ इन सोमरसेट. हालांकि इन्होंने अपने लाइफ का ज़्यादातर समय सोमरसेट में पास किया. टूल्सन वॉज वर्कड एज अ टीचर ऑफ क्रिएटिव राइटिंग फॉर एडल्ट. टूल्सन ने एज अ क्रिएटिव सी हैज़ वर्कड एज अ टीचर. इन्होंने टीचर की तरह से काम किया ऑफ क्रिएटिव राइटिंग फॉर एडल्ट्स. क्रिएटिव राइटिंग्स क्या होता है कि जिसे मटेरियल्स प्रोड्यूस फॉर मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग. तो ये मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग के लिए जो मटेरियल्स होते हैं उसको ये प्रोड्यूस क्या करती हैं. सी हैज़ वर्कड फॉर एडल्ट्स. बिटवीन 1967 एंड 1970 सी वॉज द फीचर्स एडिटर ऑफ द जर्नल टीचर. और 1967 से लेकर के 1970 मतलब अप्रॉक्स 3 to 4 ईयर्स सी वॉज द फीचर एडिटर्स. ये एक फीचर एडिटर थी ऑफ द जर्नल टीचर. एडिटर क्या होते हैं कि दे प्रिपेयर फॉर पब्लिकेशन और प्रेजेंटेशन बाय करेक्टिंग द रिटन मटेरियल्स. थोड़ा सा जो रिटन मटेरियल होते हैं उसको वो करेक्ट करके उसको पब्लिकेशन के लिए प्रिपेयर करते हैं. तो इन्होंने एज ए एडिटर जो है फॉर द जर्नल टीचर, ये द जर्नल टीचर कोई मैगजीन होगी उसके लिए इन्होंने एज ए एडिटर काम किया. बिटवीन 1970 एंड 1974 सी वॉज द एडिटर ऑफ चाइल्ड एजुकेशन. और एक चाइल्ड एजुकेशन कोई मैगजीन होगी उसकी भी एज ए एडिटर इन्होंने वर्क किया बिटवीन 1970 to 1974. टूल्सन फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोइट्री एंटाइटल्ड शैडोज इन एन आर्चर्ड केम आउट इन 1960. इनकी पोइट्री का पहला कलेक्शन जिसमें इन्होंने बहुत सारी छोटी छोटी पोएम लिखी थी उसका पहला कलेक्शन जो है वो 1960 में आया और उसका टाइटल क्या था? शैडोज इन एन ऑर्चर्ड. सी वेंट ऑन टू एडिट इम्पॉर्टेंट वर्क्स ऑन डिकेंस, किपलिंग्स, मिल्टन एंड शेक्सपियर. ये एडिटिंग का वर्क इन्होंने जारी रखा और इन्होंने एडिटिंग की द फेमस वर्क्स ऑफ, जिसमें इन्होंने डिकन्स के, चार्ल्स डिकेंस ये बहुत ही फेमस पोएट हैं, उनकी राइटिंग को इन्होंने एडिटिंग किया. किपलिंग के वर्क को इन्होंने एडिटिंग किया. मिल्टन, जॉन मिल्टन के वर्क को एडिटिंग की और शेक्सपियर. ऐसे ही मतलब बहुत ही फेमस ये सारे पोएट हैं. इन सारे पोएट हैं और प्ले राइटर भी हैं. तो इन सारे जो है जो इंग्लिश के बड़े बड़े पोएट हैं उनके वर्क का इन्होंने एडिटिंग किया. हाउएवर हर प्राइमरी इंटरेस्ट इज़ इन सेल्टिक क्रिश्चियनिटी. सेल्टिक क्रिश्चियन क्या होता है? ये एक प्री क्रिश्चियन एरा है. तो जो एक सेल्टिक क्रिश्चियनिटी थी, एक जो प्री क्रिश्चियन एरा था, इसमें इनका ज़्यादा इंटरेस्ट था और ये उस पर जो है काफ़ी ज़्यादा जो है चीज़ें लिखना पसंद करती थी. उसकी लैंग्वेज को जानना चाहती थी. जो प्री क्रिश्चियन लैंग्वेज थी उसको ये समझना चाहती थी. तो उसमें इनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था. हर मोस्ट फेमस वर्क्स on this subject are the Celtic Alternative published in 1987. और जब इन्होंने सेल्टिक लैंग्वेज जो प्री क्रिश्चियन लैंग्वेज थी इस पे जब इन्होंने काम किया तो इनका जो उस पर इन्होंने लिखा, जो भी इन्होंने लिखा उसका विषय ये था कि द सेल्टिक अल्टरनेटिव. इन्होंने टाइटल दिया उस बुक का द सेल्टिक अल्टरनेटिव एंड द सेल्टिक ईयर. और इन्होंने एक और बुक लिखी जिसका नाम क्या था? द सेल्टिक ईयर एंड इट वॉज पब्लिश्ड इन 1993. Her books, The Drovers' Roads of Wales and The Drovers' Roads of South Wales, are social histories of the British countryside. और इनकी कुछ बुक्स थी जिसका टाइटल था ड्रॉवर्स रोड्स ऑफ वेल्स एंड द ड्रॉवर्स रोड्स ऑफ साउथ वेल्स. ये एक सोशल हिस्ट्रीज थी ऑफ द ब्रिटिश कंट्री साइड. कंट्री साइड मीन्स क्या होता है कि रूरल रीजन्स, जो ब्रिटिश का एक यूनाइटेड किंगडम का जो एक रूरल एरिया था वहाँ की जो सोशल हिस्ट्रीज थी उसके बारे में इन्होंने इस बुक्स में लिखा हुआ था.
टूलसन स्टिल लिव्स इन सोमरसेट, टूलसन अभी भी जो है सोमरसेट में रहती हैं, एंड इज सेड टू बी वर्किंग ऑफ 2 बुक्स, और ये ऐसा बताया जाता है कि 2 बुक्स पे काम कर रही हैं। वन अबाउट द सेलेटिक चर्च इन ब्रिटेन, एक सेलेटिक चर्च जो ब्रिटेन में है, फ्रॉम द 3rd to the 8th सेंचुरीज, जो 3rd सेंचुरी से लेकर 8th सेंचुरीज तक जो चर्च था, मतलब काफ़ी जो है ओल्ड, काफ़ी प्री क्रिश्चियन इरा से ये बिलोंग करता है, तो ये उसके ऊपर बुक्स लिख रही हैं। एंड अनदर विच विल रिकाउंट अ काउंटी हिस्ट्री ऑफ सोमरसेट, और दूसरी किताब लिख रही हैं जिसमें जो एक हिस्ट्री ऑफ सोमरसेट है। काउंटी मीन्स क्या होता है कि अ रीजन क्रिएटेड बाई टेरिटोरियल डिवीज़न, एक जो टेरिटोरियल डिवीज़न होता है फॉर द पर्पज़ ऑफ लोकल गवर्नमेंट, एक लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए किसी रीजन को डिवाइड करना, उसको अलग करना, तो दैट इज़ कॉल्ड काउंटी। एंड स्पेशली दैट इज़ हैपन इन यूके, इन यूनाइटेड किंगडम। तो सोमरसेट जो है ये एक रीजन बनाया गया कि ये टेरिटोरियल डिवीज़न बना, जहाँ पे एक लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए इसको अलग किया गया। तो उसकी जो हिस्ट्री है, उसकी जो स्टोरी है, उसके बारे में इन्होंने दूसरी बुक में लिखा। तो दिस वाज ऑल अबाउट द स्ट्रेले टोल्सन। लेट्स मूव टू द explanation of the poem. Now let's discuss the setting of the poem. This poem is set in the memories of 2 women, the poet and her mother. ये पोएम जो सेट की गई है, जिस पे लिखी गई है, इसका आधार क्या है कि यहाँ पर 2 यादें जुड़ी हुई हैं, 2 महिलाओं की यादें जुड़ी हैं। एक क्या है, कवित्री खुद ही है, और दूसरी उनकी माता। द मदर्स मेमोरी इज़ इन द फॉर्म ऑफ द फोटोग्राफ, जो माँ की एक याद है वो क्या है, दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ फोटोग्राफ, वो फोटोग्राफ के रूप में है। दैट इज़ रेफर टू इन द टाइटल ऑफ द पोम, जो कि इस कविता का शीर्षक भी है। सी मिसेज हर पास्ट एज अ लिटिल गर्ल विजिटिंग द बीच विथ हर अदर कजिन्स। इसमें क्या होता है कि जो पोएटेस की मदर हैं वो अपने बीते हुए समय को याद करती हैं जब वो छुट्टियों में बीच पर घूमने गई होती हैं अपने कजिन्स के साथ में। ऑन द अदर हैंड द पोएट्स मेमोरी इज़ दैट ऑफ हर मदर हु हैज़ पास्ड अवे। और दूसरी तरफ क्या होता है कि जो कवित्री हैं वो अब उनकी एक याद जुड़ी होती है उस अपने माँ की उस फोटोग्राफ्स से, जहाँ पर वो अपनी माँ के जो है बचपन को याद करती हैं, और जब उनकी माँ उस फोटोग्राफ को देखती हैं तो वो कैसे उस पर बहुत ज़्यादा खुश होती थी, कैसे वो उनके पास अच्छी यादें होती थी, और वो कितनी खुश होती थी उन फ़ोटो को देखने के बाद। अब वो नहीं इस दुनिया में, तो पोएटेस को क्या होता है, बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो इसका मतलब ये है कि एक तरफ जहाँ पे उनकी माँ को जो ये बीते हुए समय की जो यादें हैं, जो एक स्वीट टेस्ट देती हैं, काफ़ी एक मीठा अनुभव कराती हैं, उसी तरफ एक कड़वा अनुभव जो है पोएटेस को होता है, कवित्री को होता है, जब वो अपनी माँ की उस फ़ोटो को देखती हैं, और उनके जो फीलिंग होती है जब वो फ़ोटो देखा करती थी और अपने बचपन की यादों को याद करती थी और खुश होती थी, तो उन चीज़ों को सोच करके फिर कवित्री क्या होती है, दुखी होती है। सी रिमेंबर्स हाउ हर मदर वुड लुक एट ओल्ड फोटोग्राफ्स टू चीयर हरसेल्फ अप। और वहाँ पे वो क्या होती है, उन फ़ोटो को देखने के बाद वो याद करती हैं कि जब इन्हीं फ़ोटोग्राफ्स को जब उनकी माँ देखा करती थी कितना ज़्यादा खुश हुआ करती थी। इन बोथ केसेस द वुमेन ग्रीव फॉर द पास्ट दैट दे हैव लॉस्ट। दोनों में क्या है, कॉमन क्या है कि जब दोनों वुमेन जब उस चीज़ों को देखती हैं तो उसमें उनको पास्ट की याद आती है, अपने बीते हुए समय की याद आती है, और उन चीज़ों को उस समय को सोच करके दोनों क्या होती हैं, दुखी होती हैं जो उन्होंने उस समय को खो दिया है। अब माँ ने क्या खोया, माँ ने अपना बचपना, अपनी फ्रीडम और इन्जॉयमेंट जो था उन सबको उन्होंने लॉस किया था, तो उसको वो सोच करके बहुत ही ज़्यादा ग्रीव करती थी। और जो पोएट हैं वो अब उनकी मदर इस दुनिया में नहीं है, तो जब वो अपनी माँ को याद करती हैं तब उनको बहुत ज़्यादा एक सैडनेस की फीलिंग आती है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द सेटिंग ऑफ द पोम। लेट्स रीड द पोएम। 19 लाइन की है, इट इज़ ऑफ 19 लाइन्स एंड देयर इज़ नो स्टैंजा, यहाँ पे कोई स्टैंजा नहीं है, एंड बल्कि बहुत ही मीनिंगफुल सेगमेंट हैं इस पोएम में, और इसे समझने के लिए जो है ये कविता लिखी गई है। इस कविता का ये कविता जो लिखी गई है पूरा फर्स्ट पर्सन में लिखी गई है, तो इसका मतलब ये है कि जो पोएटेस हैं वही कहीं ना कहीं इसकी जो है मेन कैरेक्टर भी हैं, क्योंकि पूरी पोम में जो है कवित्री जो है अपने बारे में ही बात कर रही हैं। और फोटोग्राफ क्या होती है, फोटोग्राफ एक पिक्चर होती है, एक फ़ोटो होती है जिसमें हम अपने पास्ट को रिकॉल करते हैं, जिसमें हम अपने बीते हुए समय को रिकॉल करते हैं। लेट्स रीड द पोम। The cardboard shows me how it was when the 2 girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hands.
and see the big girl, some 12 years or so. All three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera, a sweet face, my mother's that was before I was born, and the sea which appears to have changed less, watched their terribly transient feet. कार्डबोर्ड क्या होता है कि दैट इज़ अ थिक पेपर, जो कि एक स्टिफ पेपर होता है, कड़ा पेपर होता है, और उसी पेपर पे ही जो है उनकी माँ की जो फ़ोटो है बचपन की उसको चिपकाया गया है। तो इस स्टैंजा में क्या होता है कि जो पोएटेस हैं वो एक फ़ोटो एल्बम को देखती हैं, और जो क्या बना हुआ है, कार्डबोर्ड का बना हुआ है, विच इज़ मेड ऑफ कार्डबोर्ड। एंड सी फाउंड देयर दैट व्हेन द टू गर्ल्स कजिन्स वेंट पैडलिंग, और उस फोटो में क्या है कि उसमें पोएट की मदर के साथ में दो लड़कियां और रहती हैं जो उनकी माँ की क्या है, कज़िन है, उनकी कज़िन है, उनके साथ में उनकी माँ की भी फ़ोटो रहती है। एंड सी मतलब दे वेंट पैडलिंग, पैडलिंग मीन्स क्या होता है कि वॉकिंग विद बेयर फीट इन सैलो वाटर, एक छिछले पानी में जो है नंगे पैर चलना, उसको क्या बोलते हैं, पैडलिंग। पैडलिंग जो है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है ऑफ पैडल, पैडल का प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो वो मतलब उनकी माँ जो है वो दो कजिन्स के साथ में जो है बीच पे गई हुई हैं, हॉलीडे में वो बीच पे गई हैं, जहाँ पर वो लोग क्या कर रहे हैं, एक छिछले पानी में पैदल चल रहे हैं। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स, और उस फोटो में क्या है, तीनों लड़कियाँ, तीन लड़कियाँ हैं, और तीनों जो बीच में उनकी माँ है, पोएटेस की जो माँ है वो बीच में है, और उनके साइड में दोनों तरफ जो है वो उनकी कजिन्स खड़ी हुई हैं। एंड सी इज़ द बिग गर्ल, और उनकी जो माँ है वो क्या है, उन सब में सबसे बड़ी है, मतलब सी इज़ द एल्डेस्ट वन। एंड सम 12 ईयर्स और सो, और शायद उनकी उम्र क्या है, लगभग 12 साल के अराउंड है, लगभग उनकी उम्र जो है वो 12 साल की होगी। एंड ऑल थ्री stood still to smile through their hair at the uncle with the camera, और जैसे कि जो अंकल हैं वो फ़ोटो ले रहे हैं, तो कवित्री की जो उनकी माँ है, कवित्री की माँ है, और उनकी जो दो कज़िन हैं वो सभी जो है वहाँ पर एकदम स्टिल, स्टिल मीन्स क्या होता है, बिल्कुल उसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, क्योंकि फ़ोटो जब खिंचाते हैं तो हम लोग क्या होते हैं, बिल्कुल स्टिल होकर के खड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि उनकी जो माँ है और उनकी जो दोनों उनकी बहनें हैं वो एकदम बिल्कुल शांत खड़ी हुई हैं, और क्योंकि जो है क्यों खड़ी हैं, क्योंकि वो एक पोज दे रही हैं फ़ोटो के लिए, इसलिए वो वहाँ पर शांत होकर खड़ी हैं। और तीनों जो गर्ल्स हैं उन लोगों के बाल जो हैं वो एकदम ओपन है, और वो क्या है, उड़ रहे हैं, और उड़ने की वजह से वो जो बाल हैं वो क्या हो रहे हैं, उनके फेस पे आ रहे हैं, और जिससे उनकी स्माइल जो है वो कवर हो जा रही है, स्माइल जो है बिल्कुल दिखाई, मतलब उनका चेहरा ढक जा रहा है, और उससे उनकी जो मुस्कुराहट है फेस पे वो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही है। तो इस तरह से जो है जो मुस्कुराहटें वो बंद हो जा रही हैं, उनके हंसते हुए चेहरों पर कोई मतलब दिखाई नहीं दे रहा है उनके बालों की वजह से। एट माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न, एट द अंकल विद द कैमरा, और उनके अंकल क्या है, कैमरा से फ़ोटो ले रहे हैं, अ स्वीट फेस, और उस समय क्या है कि जो पोएटेस की मदर है उनका फेस जो है वो बहुत ही स्वीट है, बहुत ही अट्रैक्टिव है। माई मदर्स दैट वाज बिफोर आई वॉज बॉर्न, और ये तब का उनका चेहरा है जब पोएटेस जो है बॉर्न नहीं हुई थी, जब उनका जन्म नहीं हुआ था, तो उसके पहले जो है ये उनकी माँ का इस तरह से चेहरा था। इट मीन्स सी वॉज वेरी अट्रैक्टिव, वो दिखने में बहुत प्यारी दिख रही थी, और ये फ़ोटो तब की है जब पोएटेस बॉर्न नहीं हुई थी। और यहाँ पे एज भी वैसे रिवील की गई है कि उस समय पोएटेस की जो मदर है उनकी एज क्या थी, 12 साल थी। तो इट मीन्स क्या है कि वो बहुत छोटी थी और उनकी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं थी। एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस वॉज देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, और जो समुद्र है उस समय क्या था, उनकी मदर जो है बहुत ही सुंदर थी, बहुत ही अट्रैक्टिव थी, लेकिन जो समुद्र था वो उस समय जैसा था उसी तरह से वो अभी भी दिखता है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आया हुआ है, बहुत ही कम बदलाव आया है। अगर हम लोग कंपेयर करें तो जिसमें उस समुद्र की बीच की जो है जब फ़ोटो ली गई थी उससे अब तक जो है उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आया है। तो लहरें वहाँ तब भी थीं, हवाएं तब भी चलती थीं, अभी भी वैसा है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आया है। बल्कि उनकी माँ में क्या है कि बहुत बदलाव आया है कि तब उस समय जैसी थी उससे उनके लाइफ में बदलाव आते गए, उसमें जो है काफ़ी बदलाव आए, लेकिन समुद्र में कोई बदलाव नहीं आए। And the sea which appears to have changed less was their terribly transient feat, और वो जो समुद्र है वो
यहाँ पे क्या होता था कि बताया जा रहा है कि जो उनकी माँ के जो पैर हैं या उनके जो कज़िन के पैर हैं उनके माँ के साथ उनकी बहनों के जो पैर हैं वो क्या हैं, अस्थाई हैं, वो ट्रांजिएंट हैं, वो शॉर्ट लिव्ड हैं, वो इम्परमानेंट हैं और वो मोमेंट्री हैं, वो शॉर्ट लिव्ड हैं, मतलब वो कम समय के लिए हैं, वो कभी न कभी उनकी मृत्यु जो है होना तय है। तो यहाँ पे क्या है कि उन अस्थाई पैरों को जो समुद्र है जो काफ़ी लंबे समय तक जो है जीवित रहेगा और काफ़ी लंबे समय तक है यहाँ पर, वो उनके पैरों को क्या कर रहा है, उनके पैरों को टच कर रहा है, उनके पैरों को वॉश कर रहा है, उनके पैरों को धुल रहा है। तो वो जो समुद्र का पानी है उसकी लहरें बार बार आकर के उनकी माँ के पैरों को टच कर रही हैं। और जबकि यहाँ पे माँ के पैर क्या हैं, वो अस्थाई हैं क्योंकि वो ज़्यादा समय तक नहीं रहेंगे और वो लड़कियाँ भी बड़ी होंगी और बचपना उनका बीत जाएगा, उसके बाद फिर उनकी मिडिल एज भी बीत जाएगी और फिर क्या होगा, बुढ़ापा आ जाएगा और फिर डेथ हो जाएगी। तो इस तरह से उनके ये अस्थाई पैरों को धुल रहा है। नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड स्टैंजा। सम 20-30 years later सी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट। और ये क्या था, ये 12 साल की कहानी है। अभी जो सेकंड स्टैंजा है यहाँ पर पोएटेस की जो मदर है उनकी मिडिल एज को जो है डिस्क्राइब किया जा रहा है। फर्स्ट स्टैंजा में जो है उनके बचपन के बारे में बताया गया और सेकंड स्टैंजा में उनकी मिडिल एज के बारे में बताया जा रहा है। तो सम 20-30 years later सी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट, सी बेटी एंड डॉली she would say, and look how they dressed us for the beach. The sea holiday was her past, mine is her laughter, both lie with the labored ease of loss. अब इस जो ये पंक्तियां हैं इसमें कवित्री जो है उन फोटोग्राफ को देखना बंद कर देती हैं और फिर याद करती हैं। अब उस फोटोग्राफ उन्होंने रख दिया और फिर वो रिकॉल करती हैं, फिर से याद करती हैं कि उनकी माँ जो है इन तस्वीरों को जब वो देखती थी तो वो क्या कहती थी। तो वो ये लगभग बताती थी कि ये तस्वीर लगभग 20 से 30 साल पुरानी है। उनकी माँ बताती थी कि जब उनकी ये फ़ोटो ली गई तो वो लगभग 20 से 30 साल पुरानी थी। और फिर वो बताती हैं कि उनकी माँ जो है उस समय बीच पर गई होती हैं जहाँ पर उनकी 2 बहनें हैं जिनका नाम क्या है, बेटी और डॉली। तो बेटी और डॉली के साथ में जाती हैं वो उस बीच पर और जहाँ पर वो क्या करती हैं, वहाँ पर वो लोग इंजॉय करते हैं, घूमते हैं और किस तरह से कपड़े पहने हुए हैं बीच पे। क्योंकि बचपन में क्या होता है कि हम लोग किसी भी तरह के कपड़ों को पहन लेते हैं, लेकिन बड़े होने पर क्या होता है हमें कपड़ों का जो है काफ़ी ध्यान रखना होता है। तो वो सी हॉलीडे पे वो लोग गए हैं और उसमें किस तरह के कपड़े पहने हैं उन लोगों ने, उसको देखकर वो काफ़ी हंसती हैं। और जब वो उनकी जो हंसने की जो एक आर्ट है या जो हंसने का एक उनका जो एक तरीका है उसको जब पोएटेस जो है याद करती हैं तो बोथ राई विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। तो उधर क्या है कि उनकी माता जो है वो उस समय को याद करके बहुत दुखी होती हैं कि कितनी जल्दी वो पल उनका बीत गया बचपन का और कितना वो लोग एंजॉय करते थे, कितना घूमते थे, किस तरह से उनको तैयार करके बीच पे ले जाया गया था। जब इन सब यादों को वो याद करती हैं तो उनको वो बहुत दुखी होती हैं। और एक जो पोएटेस जो है जब वो अपनी माँ की हंसी को याद करती है तो उससे उनको खुशी की फीलिंग होती है। और फिर अब उनकी माँ इस दुनिया में नहीं है तो इस चीज़ को जब वो याद करती है तो उनको भी बहुत ज़्यादा दुख महसूस होता है, वो काफ़ी दुखी होती हैं। तो दोनों के बीच में क्या है कि माँ जो है वो अपने अतीत को याद करके फिर से एक मतलब उसका जो समय पीछे छूट चुका है उसके बारे में सोच करके वो दुखी होती है। और जो यहाँ पर पोएटेस हैं वहाँ पे क्या है कि उनकी माँ अब उनके साथ में नहीं है, वो इन सब फ़ोटो को देख करके किस तरह से याद किया करती थी और कैसे वो हंसती थी, इन सब चीज़ों को सोच करके वो दुखी हो रही हैं। तो यहाँ पे क्या है कि ये दोनों महिलाएं इस तस्वीर को देखने के बाद दुखी होती हैं। Now she has been dead nearly a many years as that girl lived, and of these circumstances there is nothing to say at all. Its silence silences. अब इस लास्ट स्टैंजा में जो कवित्री हैं वो कहती हैं कि उनकी माँ को मरे हुए लगभग 12 साल हो गए हैं। Now she has been dead nearly as many years as that girl lived. As that girl lived means क्या होता है कि जितना एज उस गर्ल की है फ़ोटो में तो उस गर्ल की एज कितनी है, 12 ईयर्स है। तो जितनी एज उस गर्ल की है, उस छोटी लड़की की एज है उस फ़ोटो में, उतनी ही एज लगभग उनकी माँ को मरे हुए हो गए हैं। तो लगभग 12 साल हो गए हैं और वो क्या है, वो एकदम वही उम्र है जो उस फ़ोटो में उनकी माँ के थे। तो अभी क्या है कि उनकी माँ के फ़ोटो जो ली गई है उसमें माँ की एज वही है जिस समय उनकी फ़ोटो ली गई है और वह अपने माँ की मृत्यु के बारे में
सोच तो पा रही हैं, लेकिन वो ये बता नहीं सकती हैं कि कैसे उनकी माँ की मृत्यु उनके जीवन को प्रभावित कर रही है। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांसेस देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल। और यहाँ पे पोइटेस क्या होती है कि जिस तरह से वो जब देखती हैं फ़ोटो को तो उसको सोच तो ले रही हैं कि किस तरह से उनकी माँ की फीलिंग थी, कैसे उनकी फीलिंग है, लेकिन सी हैज़ नो वर्ड, सी इज़ स्पीचलेस, सी कैन नॉट डिस्क्राइब, वो डिस्क्राइब नहीं कर सकती कि कैसे उस मतलब उनकी माँ की जो मृत्यु हुई है कैसे वो उससे प्रभावित हुई है, उसको वो डिस्क्राइब नहीं कर सकती हैं। और इट्स साइलेंसेस। और सच तो ये है कि जब कभी किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी मृत्यु के बाद क्या होता है कि जो यादें होती हैं या जो चीज़ें छोड़ के जाते हैं लोग, उसको बस शांत, एक बिल्कुल शांत होकर के सिर्फ याद करने को ही रह जाता है, वहाँ पर बताने के लिए कोई शब्द नहीं रहते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे कवित्री जो है जब उसकी माँ की डेथ हो गई है तो वो सिर्फ जो है शांति में बैठ कर के सिर्फ उनकी यादों को सोच रही है और उसके पास बताने के लिए कोई शब्द नहीं है, इसलिए वो शांत होकर के बैठी हुई है। लेट्स नो अबाउट द poetic devices in the passage. If we look at the first passage, then we'll find the first poetic device here, alliteration. अगर आप देखिए थर्ड लाइन में क्या है, my mother. So alliteration क्या होता है कि जहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड जो है बिल्कुल क्लोज वर्ड्स में आपको दिखाई दे, मीन्स व्हेन द कॉन्सोनेंट साउंड इज प्रोड्यूस्ड इन द क्लोज्ड प्लेस्ड वर्ड्स, सो देयर इज अ एलिट्रेशन। वहाँ पे क्या होता है, एलिट्रेशन होता है। तो यहाँ माई मदर में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, एम साउंड रिपीट हो रहा है, सो देयर इज अ एलिट्रेशन। इफ़ यू लुक एट फिफ्थ लाइन तो वहाँ पे थ्रू दियर, तो वहाँ भी टी साउंड रिपीट हो रहा है, वहाँ भी एलिट्रेशन है। तो इस तरह से यहाँ पे एलिट्रेशन का यूज़ किया गया है थर्ड और फिफ्थ लाइन में। Moving to the next device, we are finding the next poetic device is enjambment. यहाँ पे क्या enjambment का यूज़ हो रहा है क्योंकि जो लाइन का कॉन्टिन्यूएशन है वो लगातार 2 से 3 लाइन में हो रहा है और उसमें कोई पॉज का यूज़ नहीं हुआ है, कोई फुल स्टॉप का यूज़ नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पे कौन सी डिवाइस है, enjambment है। और जो तीसरी डिवाइस यहाँ पर यूज़ की गई है वो क्या है, ट्रांजिएंट फीट। इट इज़ एपिथेट। जब हम क्या होता है किसी नाउन के लिए डिफरेंट एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं तो देयर इज अ डिवाइस ऑफ ट्रांसफर्ड एपिथेट, वहाँ पे ट्रांसफर्ड एपिथेट होता है। So this was the device, these are the devices which were used in the first paragraph. Now moving to the second paragraph, we are finding the other devices again. इंजैबमेंट, यहाँ पे फिर से इंजैबमेंट का यूज़ किया गया है और क्योंकि लाइन जो है कॉन्टिन्यूड है, इंजैबमेंट का यूज़ किया गया। और लास्ट जो लाइन है इस मतलब लास्ट फिफ्थ लाइन जो है सेकेंड स्टैंजा की जो फिफ्थ लाइन, लास्ट फिफ्थ लाइन है 1 2 3 4 मीन सेकेंड स्टैंजा की जो सिक्स्थ लाइन है वहाँ पे लेबर्ड ईज, वहाँ पे लेबर्ड ईज वर्ड का यूज़ किया गया है। ये यहाँ पे क्या ऑक्सीमोरान है, जब कोई दो वर्ड जो आपस में क्या है बिल्कुल अपोजिट होते हैं वो क्या वहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीमोरान होता है। तो लेबर्ड मीन्स क्या होता है कि कठिन मेहनत करना और ईज मीन्स क्या होता है आसानी से, तो दोनों ही क्या है अपोजिट हैं, इसलिए यहाँ पर क्या ऑक्सीमोरान फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया गया है। और नेक्स्ट डिवाइस जो है लास्ट स्टैंजा में क्या यूज हुई है, साइलेंसेस, ये एलिट्रेशन है। एंड वी आर ऑल्सो फाइंडिंग द इंजैबमेंट, यहाँ पे फिर से इंजैबमेंट का यूज़ हुआ है क्योंकि जो द कॉन्टिन्यूएशन ऑफ लाइन इज शोन हियर, यहाँ पे दिखाई दे रही है और यहाँ पे बिना पॉज के जो है वो सारी लाइन जो है लिखी गई हैं, तो देयर इज अ डिवाइस ऑफ इंजैबमेंट। दिस वाज ऑल अबाउट द पोएटिक डिवाइसेस। In this way we had completed this poem with the explanation and the poetic devices. I hope you understood all the lines and the words which I had explained to you. If you have any problem you can write your comment in the comment section, and if you like this video hit the like button, and thank you for watching this video. See you in the next video.